नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई एम डॉट गुजर में। जैसा कि अपनी बायोलॉजी वाली सीरीज़ चल रही थी, अपन ने उसमें आरएनए और डीएनए को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब उसी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अपन ने बेसिक टर्म्स भी देखी थी, जैसे अपन ने आनुवांशिकी को जाना था, अपन ने क्रोमोसोम को जाना था, अपन ने जो जेनेटिक कोड्स हैं उनके बारे में जाना था, वंशानुगति क्या होती है उसके बारे में जाना था। तो इन चीज़ों को अपन कंप्लीट करके आ चुके थे। अब कुछ इनके कोशिकांग बचे हैं, उसी के साथ अपना चैप्टर क्लोज होगा। तो आज अपन कुछ कोशिकांगों को पढ़ेंगे और उन कोशिकांगों के बारे में समझेंगे। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में जो आरएनए की वाली क्लास कंप्लीट की थी, उस आरएनए वाली क्लास के अंदर अपन ने आरएनए को देखा था। आरएनए में मैंने आपको राइबोसोम के बारे में एक थोड़ा सा बता दिया था। आज अपन उसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक है, जो कोशिकांग है, वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं थोड़ा बहुत आरएनए में बता चुका हूँ इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में कि ये किस तरह का बना हुआ होता है, लेकिन आज अपन इसमें उसको कंप्लीट जानेंगे कि क्या होता है राइबोसोम और किन किन कोशिकाओं में ये पाया जाता है। मतलब किन किन को जो इसके अंदर जब अपन इनको बांटते हैं, जीवों को जब अपन इनकी कैटेगरी बांटते हैं, तो अपन ने देखा था कोशिका के आधार पर अपन ने 3 कैटेगरी बनाई थी। एक अकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अपन जानेंगे राइबोसोम किन किन कोशिकांग ये जो अपन ने जीवों को बांटे हैं उन जीवों में पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो किस तरह के राइबोसोम उनमें पाए जाते हैं। तो बिना देर किए हुए अपन शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ले चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। तो देखो क्या है, देखो राइबोसोम, सबसे पहले तो अपन कुछ फैक्ट जानते हैं कि राइबोसोम के बारे में खोज किसने की थी, कौन इसके बारे में बता रहा था। तो देखो, इसके लिए जो खोज के लिए जो जाना जाता है उन वैज्ञानिक का नाम है रॉबिन्सन, और दूसरा जो नाम है वो है ब्राउन। ठीक है, और जो अपन ने इसके नामकरण के लिए जो इनके लिए जाने जाते हैं वो है पेलेट। कई बार एग्जाम के अंदर आपको रॉबिन्सन एंड ब्राउन का नाम नहीं मिलेगा, आपको राइबोसोम की खोज के बारे में पूछा जाएगा, तब अपन पेलेडे का नाम करेंगे, अपन पेलेडे को उस पर प्रायिकता देंगे। लेकिन अगर रॉबिन्सन और ब्राउन का नाम है आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में, अगर ऑप्शन में आपको रॉबिन्सन एंड ब्राउन दोनों मिल रहे हैं, तो आप रॉबिन्सन एंड ब्राउन को करोगे, ना कि पेलेडे को। पेलेडे ने इसका नामकरण किया था, लेकिन मैक्सिमम में पेलेडे ही दिया जाता है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन को नहीं दिया जाता है। लेकिन अपन को इनका नाम भी ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि जब इन्होंने खोज की थी, जब इन्होंने नामकरण दिया, तो इन्होंने देखा कि राइबोसोम किस तरह किया है, किस हिसाब से बना हुआ है। तो इन्होंने कुछ बातें बताई राइबोसोम के बारे में। सबसे पहले तो अपन वो जान लेते हैं। देखो, राइबोसोम है, अपन को पता है राइबोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसके मिलकर बना होता है, ये आरएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। अपन ने देखा था आरएनए राइबोसोम में बैठकर क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये आरएनए और प्रोटीन के मिलकर बना हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और किसी भी, देखो अपन क्या होती है, कोई भी इंडस्ट्री में अपन देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ जिसका प्रोडक्शन हो रहा होता है, अपन उसको उस चीज़ का कारखाना बता देते हैं। कैसे, देखो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बन रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान लो ये मार्कर बन रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे, ये कारखाना है किसका, मार्कर का। इसी तरह से अगर अपन देखें बहुत सारे क्या बन रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही हैं, तो अपन क्या कहेंगे, ये कारखाना है किसका, गाड़ियों का। तो इसी तरह हमारी जिस कोशिका के इस अंग में बैठकर ये किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन का यहाँ निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। चूँकि प्रोटीन हमारे लिए एक इंजन का काम करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इंजन क्या करता है, इंजन ही तो क्या करता है, एक किसी कार्य को एक आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे आगे जो होता है, जो सबसे अग्रणी होकर काम को रोल करता है, उसे अपन इंजन कहते हैं। राइबोसोम भी अपना काम अग्रणी होकर करता है, क्योंकि बिना प्रोटीन के आगे प्रोसेस होना है ही नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, यही रीज़न है इसके पीछे कि कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। अगर अपन बात करें, देखो इसमें प्रोटीन का निर्माण हो रहा है
ठीक है। तो अब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो अब क्या आती है कि बात आती है कि राइबोसोम चलो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, अपन ने देखा था आरआरएनए की सहायता से प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। बात आती है कि ये राइबोसोम जो होता है, क्या ये सब में जिस तरह से ये स्ट्रक्चर, इसको अपन देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर जैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी देखी थी, यहाँ मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, ऊपर एक छोटा सा अंडा सा होता है और नीचे एक ये होता है, ठीक है। ऊपर वाला होता है वो होता है अंडाकार, और जो नीचे होता है वो होता है गुंबदाकार। गुंबद समझते हो, जो पुरानी ये अपन मीनारे वगैरह देखते हैं, उसमें जो गुंबद जैसी स्ट्रक्चर होती है, उस तरह का ही ये नीचे का होता है, ठीक है। ऊपर वाले को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। और नीचे वाले को अपन कहते हैं लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब बात आती है क्या ये राइबोसोम सब में इसी तरह का होता है? बिल्कुल ये होता इसी तरह का है, लेकिन जो इसकी साइज़ की बात आती है, जो इसके आकार और माप की जो बात आती है, ये उसमें वेरिएशन करता है। अब बात आती है कि इसको मापा कैसे जाता है। देखो, राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है इसमें 70S, एक होता है इसमें 80S। बात आती है ये S क्या है, ठीक है। ये S इसको बोलते हैं अपन सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहा जाता है अवसादी दर, ठीक है। अवसादी दर इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है, तो राइबोसोम के ये क्या बताता है, आकार को बताता है, ये उसकी साइज और शेप को बताता है। साइज और शेप को ये बताता है। कौन बताता है? अवसादी दर बताता है। अब बात आती है कि इसकी साइज होती कितनी है, तो राइबोसोम की साइज होती है 150 एंगस्ट्रोम इंटू 250 एंगस्ट्रोम, और एक एंगस्ट्रोम में हमें पता है 10⁻⁻10 क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, साइज है, कितनी है, 150 एंगस्ट्रोम से 250 एंगस्ट्रोम इसकी साइज होती है। और ये साइज जिससे नापी जाती है उसे कहते हैं अवसादी दर। जिस तरह से देखो, अपन लेंथ किस में नापते हैं, लेंथ अपन मीटर में नापते हैं, तो ये उसकी क्या है, नापने की एक इकाई है। उसी तरह अपन ने जब इसके राइबोसोम की शेप और साइज को जिसमें नापा जाता है, उसे अपन सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। सेडिमेंटेशन रेट बोले तो अवसादी दर कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक तो 70S होता है, एक 80S होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये किन किन जीवों में किस तरह का पाया जाता है, उसकी अगर अपन बात करें, देखो देखो थोड़ा इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, स्मॉल सब यूनिट है, ये ऊपर वाला होता है, ठीक है, अंडाकार होता है, ठीक है। नीचे वाला है ये गुंबदाकार होता है, ठीक है, इसको लार्ज सब यूनिट कहते हैं। और अपन ने जब देखा था, किसमें देखा था अपन ने, जब अपन आरएनए पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखा था जो mRNA है, तीन तरह का आरएनए देखा था अपन, एक तो mRNA, एक अपन ने tRNA देखा था, और एक अपन ने rRNA देखा था, ठीक है। अपन ने देखा था सिर्फ जो ऊपर वाली स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ से सिर्फ mRNA आ रहा था, ठीक है। यहीं से अपन ने देखा था, यहाँ से वो एंट्री किया था। और यहाँ कौन बैठा हुआ होता है, rRNA। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि rRNA राइबोसोम की किस यूनिट से बिलोंग करता है, तो आपको हमेशा आंसर देना है कि वो rRNA राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से बिलोंग करता है। जो ये गुंबदाकार स्ट्रक्चर है, जो ये लार्ज सब यूनिट है, इससे बिलोंग करता है कौन, rRNA। और अगर आपसे पूछ लिया जाए mRNA किससे बिलोंग करता है, तो mRNA सबसे पहले एंट्री किस में लेता है, स्मॉल सब यूनिट में एंट्री लेता है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे कि जो mRNA है वो इसके राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। और जब बात आ जाए ये tRNA की, तो अपन ने देखा था tRNA ने डायरेक्ट एंट्री ली थी, कहाँ से एंट्री ली थी, लार्ज सब यूनिट से एंट्री ली थी। तो यहाँ से ये इनसे डायरेक्ट एंट्री ली थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि tRNA किससे बिलोंग करता है, तो tRNA लार्ज सब यूनिट से बिलोंग करता है। अगर आपने आरएनए वाली क्लास नहीं देखी है, तो एक बार आप आरएनए वाली क्लास देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये tRNA कहाँ से बिलोंग कर रहा है, rRNA कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो चलो अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बातें अपन ने देख ली बेसिक सी, ठीक है। अब बात अपन कह रहे थे कि इसकी आकार और आमाप की अपन बात कर रहे थे कि ये 70S किस में पाया जाता है, 80S किस में पाया जाता है, अपन इस पर बात कर रहे थे। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है,
अपन ने देखा था जीव होते हैं, जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। और मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द के आगे क्या लग जाए, प्रो, तो प्रो का मतलब होता है ये पैसिव नेचर में है। पैसिव नेचर का मतलब होता है ये निष्क्रिय है। ठीक है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर किसी शब्द के आगे यू लग जाए तो इसका मतलब होता है ये एक्टिव नेचर में है। एक्टिव नेचर यानी ये सक्रिय नेचर में है। ठीक है, अब ये सक्रिय और पैसिव का क्या मतलब है, देखो किसी भी शब्द के आगे अगर प्रो लगा हुआ है, इसका मतलब जो वो जिस भी कंडीशन में है वो अभी पैसिव कंडीशन है, मतलब वो अभी काम नहीं कर रहा है। और अपन ने जब केंद्रक पढ़ा था तो मैंने कहा था साइंस केंद्रक के लिए कैरियो वर्ड यूज में लेती है। ठीक है, अपन ने कैरियो वर्ड देखा था किसके लिए, केंद्रक के लिए अपन ने देखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ वर्ड है प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब जो कैरियोटिक है यानी केंद्र की बात हो रही है। केंद्र कैसा है, पैसिव नेचर का है, एक्टिव नहीं है, पैसिव नेचर का है, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक है। अब एक बात बताओ, अपन ने कोशिका चक्कर देखा था। कोशिका चक्कर में अपन ने क्या देखा था कि जब शुरुआत हो रही थी कोशिका विभाजन की तो उसमें केंद्रक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था अपना। जब केंद्रक अपना रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब जब हमें यहाँ पता चल रहा है कि केंद्रक क्या नहीं है, जो केंद्रक है वो क्या नहीं है, विकसित नहीं है। पैसिव मतलब वो विकसित नहीं है, विकसित नहीं है, इसका मतलब बताओ यहाँ आगे कोशिका विभाजन हो पाएगा क्या, यहाँ आगे कोशिका विभाजन हो ही नहीं पाएगा। और जब कोशिका विभाजन आगे हो ही नहीं पाएगा तो ये कैसे बनेंगे, ये एक कोशिकीय जीव बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक कोशिकीय जीव बनेंगे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव बनेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक का मतलब एक्टिव है, इसके मतलब इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक विकसित होगा। केंद्रक कैसा होगा, विकसित होगा, बिल्कुल विकसित होगा इसमें। तो जब विकसित है इसका मतलब ये कैसे बनाएगा, ये बहुकोशिकीय जीव होंगे। देखो आपको जितनी ज़्यादा वर्ड्स की नॉलेज होगी उतनी ही इजी आपके लिए बायोलॉजी हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ अपन को पता है प्रो का मतलब क्या था, प्रो का मतलब था कि वो एक्टिव नहीं है, पैसिव नेचर में है। कैरियो का मतलब हमें पता था क्या था, कि कैरियो अपन सेंटर के लिए यूज में लेते हैं। इसका मतलब जब ये पूरा वर्ड बना प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक पूरे वर्ड्स का मतलब क्या निकल के आया, कि कुछ ऐसा है जिसके अंदर केंद्रक है वो विकसित नहीं है, वो पैसिव नेचर का है। इसका मतलब ये है कि जब केंद्र ही विकसित नहीं है तो वो आगे भाग नहीं ले पाएगा, यानी वो जो कोशिका विभाजन होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। और जब कोशिका विभाजन ही नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगी वो एक कोशिका की रह जाएगी। और जो एक कोशिका के जो जीव होते हैं उन्हें अपन एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव आ गए, इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो अमीबा इसका एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव आ गए, एक कोशिकीय जीव। अब देखो हम कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्ड्स से नॉलेज थी। कैसे, देखो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब केंद्र विकसित नहीं है। ठीक है, केंद्र विकसित नहीं है इसका मतलब कोशिका विभाजन नहीं होगा। ठीक है, कोशिका विभाजन ही नहीं होगा इसका मतलब आगे और कोशिकाएं नहीं बढ़ेंगी। और जब आगे और कोशिका ही नहीं बनेगी इसका मतलब वो जो जीव रह गया वो कैसा रह गया, एक कोशिका। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपको बहुकोशिकीय जीव पूछ लिए जाए तो उनको क्या कहेंगे, उनको यूकैरियोटिक कहेंगे। यू का मतलब एक्टिव है, कैरियो का मतलब सेंटर है, केंद्रक है, इसका मतलब इनमें केंद्रक पूर्णतः विकसित है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव होंगे। बहुकोशिकीय जीव के अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें प्लांट हो गए, ठीक है, इसमें एनिमल हो गए। अब बात अपन ने यहाँ छेड़ी है तो क्यों छोड़ी है, इसका रीज़न ये है। अब अपन बात करेंगे कि राइबोसोम किस किस में पाए जाते हैं। देखो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि ये किस में, मतलब इनमें कैसे होते हैं, तो देखो ये विकसित नहीं है, विकसित नहीं है इसका मतलब राइबोसोम की जो साइज होनी चाहिए वो क्या बड़ी होगी कि छोटी होगी, कॉमन सेंस है छोटी होगी, क्योंकि खुद इतने विकसित नहीं है, स्ट्रक्चर इतने बड़ी नहीं है, तो क्या बड़ी साइज को अपने अंदर एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इनमें कैसे होंगे, छोटे होंगे, इसका मतलब इनमें 70S राइबोसोम होते हैं। कैसे राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। एस का मतलब सेडिमेंशन रेट होती है। ठीक है, अब जब बात आती है बहुकोश की तो देखो इसमें 70S भी होते हैं और इनमें 80S भी होते हैं। देखो हाई बहुकोशिकीय, खुद का साइज बहुत बड़ा है, तो ये राइबोसोम की साइज से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें ये दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं।
70S राइबोसोम भी पाया जाता है, 80S राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है प्रोकैरियोटिक की, एक कोशिकीय जीव की, तो उसमें हमेशा 70S ही राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आप में इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगा 70S क्या है, 80S क्या है, किन किन जीवों में ये पाए जा रहे हैं, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। देखो अब एक चीज़ बचती है, वो अपन देख लेते हैं, वो क्या है। देखो वो एक चीज़ क्या है, देखो अपन ने देखा था ये कैसा होता है, राइबोसोम कुछ ऐसा होता है, ऊपर अंडाकार, नीचे गुंबदाकार। ठीक है, हो गया, ऐसा कुछ होता है। ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, ये हो गई लार्ज सब यूनिट। लेकिन जब बात आती है भाई, ये तो अपनी स्ट्रक्चर अलग है, पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर अलग है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी स्ट्रक्चर अलग है। तो बात आती है इनको जोड़ के कौन रखता है, इनको जोड़ने वाला भी तो कोई तो होगा। बिल्कुल, इनको जो जोड़ के रखता है, यहाँ पे जो इनका कनेक्शन बनाता है वो बनाता है मैग्नीशियम तत्व। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम है, उसकी जो स्मॉल सब यूनिट है और उसकी जो लार्ज सब यूनिट है, उनको जो जोड़े रखने का काम है, उनको आपस में बनाए रखने का, कनेक्टिविटी बनाए रखने का जो कार्य करता है, वो कौन करता है, तो वो मैग्नीशियम तत्व करता है, मैग्नीशियम तत्व करता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी क्या, इसका भी कोई लेवल है, बिल्कुल है। देखो कोई भी चीज़ अगर मिनिमम है तब भी वो नुकसान करती है, नुकसान करेगी। ठीक है, और अगर कोई मैक्सिमम है तब भी वह नुकसान करेगी। हमेशा एक सेफ लेवल होना चाहिए, सेफ लेवल में अगर कोई चीज़ है तो वो नुकसान कभी नहीं करेगी। बात आती है मैग्नीशियम तत्व की, तो मैग्नीशियम तत्व का अगर आपसे सेफ लेवल पूछ लिया जाए कि इसका सेफ लेवल कितना है, तो इसका है 0.001 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसका सेफ लेवल है। अब अगर इस लेवल से कम हो जाए तो क्या होगा, अगर इस लेवल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। देखो ये काम क्या कर रही है, इनको जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, इसको एक सेफ लेवल चाहिए ताकि ये जुड़े हुए रहें। अब अगर इस सेफ लेवल से कम की ओर चले गए, मिनिमम हो गया, अगर कम हो गया, तो सीधी सी बात है ये जो स्मॉल सब यूनिट है और ये जो लार्ज सब यूनिट है, ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी जो स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट है और जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, क्योंकि जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम तत्व है। अगर इसी का जो लेवल है, सेफ लेवल से कम है, तो ये आपस में यहाँ से जुड़ नहीं पाएंगे, और अगर ये जुड़ ही नहीं पाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे मैक्सिमम लेवल की, कि ये मैक्सिमम लेवल की ओर हो जाए तो अब देखो कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, अब इसका काम क्या है, इनको जोड़ के रखना, आपस में इनको क्या करना, कनेक्टिविटी करना। ठीक है, अब ये खुद इतना ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा जोड़ेगा, जितना ज़्यादा जोड़ेगा इसका मतलब जो स्मॉल सब यूनिट है वो इतना सा है, लार्ज सब यूनिट इतना है, दोनों को जोड़ रहा है कौन, मैग्नीशियम तत्व है, दोनों को जोड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम तत्व का क्या हो गया, लेवल बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सेफ लेवल से बहुत ऊपर चला गया, तो अब ये क्या करेगा, इनको और जोड़ेगा और जोड़ेगा। अब स्मॉल सब यूनिट इतना सही है तो इसमें अंदर चला जाएगा और पता चलेगा एक गुंबदाकार स्ट्रक्चर रह गई है, स्मॉल सब यूनिट तो क्या हो गया, गायब ही हो गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, जो स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, वो लार्ज सब यूनिट है ना, जो लार्ज सब यूनिट है उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसके लेवल को अगर अपन क्या कर दें, बढ़ा दें, अपन तो क्या बढ़ा दें, अगर इसका लेवल अपने शरीर में बढ़ जाता है तो। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये बनता है कि ऐसा क्या है जिसमें अपना राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो इसका जो अपवाद है, क्योंकि एग्जाम में अपवाद पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो अपवाद है वो है आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, ये नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते, बाकी सब में आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अपन ने जाना कि कैसे राइबोसोम की स्ट्रक्चर है, कौन उन स्ट्रक्चर को जोड़ के रख रहा है, अगर क्या होता है स्ट्रक्चर में जो जोड़े हुए हैं उसका लेवल सेफ लेवल से ज़्यादा हो जाए, और क्या होता है अगर उसके सेफ लेवल से कम हो जाए। इसके अलावा किन किन जीवों में किस किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है ये भी अपन ने देखा, राइबोसोम की साइज अपन ने देखी, राइबोसोम को बोलते क्या हैं वो अपन ने देखा, राइबोसोम की खोज किसने की, नामकरण किसने किया वो अपन ने देखा, किसके मिलकर ये बना हुआ होता है वो अपन ने देखा। तो इस तरह से राइबोसोम को अपन ने पूरा पढ़ा। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अंग की ओर, जो कोशिका का जो नेक्स्ट अंग है उसकी ओर अपन आगे बढ़ते हैं, उसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है,
उसका क्या नाम, लाइसोसोम। ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है लाइसोसोम। देखो सबसे पहले जो फैक्ट आता है वो आता है खोज। इसका खोज और नामकरण एक ही वैज्ञानिक ने किया था, वो था डी डवे। ठीक है, डी डवे ने इसकी खोज की थी, इसी ने इसका नामकरण किया था, लाइसोसोम इसको नाम दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि ये लाइसोसोम होता क्या है और लाइसोसोम को कहते क्या क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो लाइसोसोम की बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलेटिक क्या पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अपन ने देखा था राइबोसोम में क्या पाया जाता है, आरआरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, वैसे इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता क्या है, ये क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कार्य करता है। मतलब इसके संपर्क में जो कोई भी आता है उसको जला देता है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो अब देखो ये राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, अब इसके अंदर भरा हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, भरा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे मान लो ये अपने कोशिका के अंदर है। ठीक है, सेल के अंदर है ये, अपने अंदर ये मान लो क्या है, कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, ये लाइसोसोम है। ठीक है, अब मान लो कोई वायरस आया, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया आया जिसने अटैक किया है। ठीक है, वायरस हो सकता है, ठीक है, या फिर ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, किस पे अटैक कर दिया, अपनी कोशिका पे अटैक कर दिया। ठीक है, अब कोशिका के ऊपर अटैक हो गया तो अब क्या करेंगे, अटैक होते इनसे जाएगा कौन मिलने, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम मिलेगा, देखेगा कुछ नया आया है, कोई नई चीज़ आई है। ठीक है, नई चीज़ आई है तो इस पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें इतना पावर नहीं है, ये क्या है, एक हल्क देखा है अपन ने, मोटा सारा होता है हल्क वाला, जो हॉलीवुड वाला जो हीरो है उस तरह ये होता है। इसको क्या होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है लाइसोसोम को। इसने देखा कोई आया है जो मेरे घर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है, मेरे घर को जो डैमेज कर रहा है तो ये क्या कहेगा, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इतना गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है, बोला जो आया मेरे संपर्क में मैं भी ना रहा, इसको भी ना रहने दूंगा। ये वही करता है, अटैक करता है इसके ऊपर, खुद ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट करते ही इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये क्या आएगा, इसके संपर्क में जो भी आएगा ये क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। अब जरूरी थोड़ी है इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ये थोड़े पता है कि सिर्फ वो जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसको ही अटैक करना है। ये तो क्या करेगा, जो भी ये पूरी कोशिका है इसके अंदर जो भी इसके संपर्क में आ गया, ना अपना ना पराया, जो आया संपर्क में सब गए, कहाँ गए, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया मतलब सारे के सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। मतलब ये जो पूरी कोशिका थी, जो ये पूरी सेल थी, ये सेल ही नष्ट हो गई, किसके द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा। और साथ ही साथ कौन नष्ट हो गया, जो वायरस आया था, जो बैक्टीरिया आया था, वो भी इसके साथ क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो इसने किया क्या, अंदर अपने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था उसको क्या किया, ब्लास्ट किया। और ब्लास्ट करते ही ये क्या किया, जो भी इसके संपर्क में आया उस समय उन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और ऐसा काम कौन करता है, अपन देखते हैं एटम बम ऐसा ही काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको कोशिका का क्या कहते हैं, इसको कोशिका का क्या कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। बॉम्ब की तरह इसने ब्लास्ट किया ना, तो इसको क्या कहते हैं, कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। इसने क्या किया, खुद को मार लिया, तो इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका की क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। वर्ड्स पे देखो आप, आत्मघाती, आत्म यानी अपने आप, घाती यानी नष्ट कर लेना, थैली मतलब एक थैली जैसी स्ट्रक्चर है जो ब्लास्ट करके खुद को तो नष्ट किया ही किया, साथ में जो संपर्क में आया उनको भी नष्ट कर दिया। तो संपर्क में जो पास में आया उनको नष्ट किया, एटम बम की तरह इसने काम किया। आत्मघाती थैली मतलब खुद को ब्लास्ट किया और सबको आसपास जो भी इसके संपर्क में आए सबको नष्ट कर दिया, तो इसलिए इसके नाम पड़ गए। आत्मघाती थैली इसको बोलते हैं, एटम बम इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ थी नोट करने वाली, अगर आपने नोट की हो,
कि ये थैली जैसी स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, ये तो अपन को पता है। बात आती है अब भाई, जब तक इसमें जब कोई वायरस आएगा, कोई बाहर से इस पे अटैक करेगा, तब ये फूटेगा, ब्लास्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब तक कोई बाहर से अटैक ही नहीं कर रहा, तब तक इसके अंदर रहेगा कौन? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल रहेगा अंदर। अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो पूरा एसिड की तरह काम करेगा, तो वो तो हो सकता है ना वो इस झिल्ली को ही ब्लास्ट कर दे, अंदर वाले झिल्ली को, जो इसके अंदर झिल्ली है उस झिल्ली को ही ब्लास्ट कर दे। और उस कोई आए या ना आए उसको मतलब नहीं है, ये इसको ब्लास्ट करके कोशिका को भी तो नष्ट कर सकता है, पर ऐसा तो होता नहीं है। होता तो तब जब कोई वायरस या बैक्टीरिया उसके संपर्क में आता है, तब ये नष्ट करता है, ये अपने आप को ब्लास्ट करता है। लेकिन जब तक ब्लास्ट नहीं किया, तब तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो इसके अंदर ही है। तो जब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये संपर्क में आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, तो फिर ये बचा कैसे लेता है लाइसोसोम को? ब्लास्ट होने से पहले तक इसको कैसे बचा के रखता है? तो इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर क्या एक परत पाई जाती है, ये जो अंदर है ना, ये अंदर अंदर एक परत पाई जाती है, उसको बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की जो आंतरिक संरचना होती है, जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है, तो जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है ना, वो कैसी होती है? वो श्लेष्मा झिल्ली की बनी हुई होती है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एंजाइम है, ये क्या करता है? लाइसोसोम को इफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उस झिल्ली को उसको बचा के रखती है। लेकिन जब ये ब्लास्ट करता है तो झिल्ली भी हट जाएगी, और झिल्ली हट जाएगी तब इसके संपर्क में जो भी आएगा उस सबको ये क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, ठीक है। अब बात आती है कि पाया किस में जाता है। नो डाउट, देखो कहीं से भी बाहर से अटैक होता है तो अपनी तरफ से कौन लड़ने जाता है? उसको अपन क्या कहते हैं? WBC, क्योंकि अपनी आर्मी कौन है? WBC, ठीक है। तो ये इसकी ज़रूरत किसको पड़ेगी? WBC को। यानी ये WBC में क्या पाया जाता है? मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादा मात्रा में WBC में पाए जाते हैं, क्योंकि अटैक का जो कार्य है, जो अपनी मिलिट्री का जो काम करता है, वो कौन करता है अपने शरीर में? WBC कहते हैं, वाइट ब्लड और कार्पल्स इनको बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं इनको बोला जाता है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं लाइसोसोम। तो इस तरह से अपन ने देखा कि लाइसोसोम क्या है, कैसे ये कार्य कर रहा है, और किस तरह से इसने अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपने दो कोशिकाओं को देखा, एक अपने राइबोसोम को अच्छे से देखा, एक अपन ने लाइसोसोम को अच्छे से देखा। आने वाली क्लास में अपन बाकी बचे हुए कोशिकाओं को देखेंगे। 1 या 2 क्लास में अपन इस सेल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई कोशिकाओं के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।